नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेत यादव। सनशाइन इंडिया में आप सबका स्वागत है। 16 से 25 साल एक ऐसी उम्र जहाँ ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि लाइफ में करना क्या है। करियर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन और न जाने ऐसी कितनी ही टेंशनों से खुद को घेरे रखते हैं और फिर इंसान धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है और ज़िंदगी जीना सीख लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही भी होते हैं जो अपने देश के लिए ऐसी ही उम्र में जान कुर्बान कर देते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही क्रांतिकारी की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। नाम है अमर शहीद खुदीराम बोस। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह अपने देश के लिए शहीद होने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। 11 अगस्त 1908 को माँ भारती की आज़ादी के लिए मात्र 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे ही अनसंग हीरो के गौरव गाथा की, जिनका सिर्फ एक ही सपना था कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों से भारत की आज़ादी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में एक ज़िला है मिदनापुर, उसके गांव हबीबपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ था और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी। इनके पिता डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार थे। खुदीराम बोस जी जब लगभग 6 वर्ष के रहे होंगे तभी इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन अपार रूपा रॉय जी करती हैं। ये इन्हें अपने घर ले आती हैं और इनका एडमिशन हैमिल्टन कॉलेज में करा देती हैं। दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो कि असफल हो जाता है, इस लड़ाई के बाद भारत में एक आज़ादी जग जाती है कि हाँ, हम भारतीय भी अगर एक हो जाएं तो इन अंग्रेज़ों को देश के बाहर खदेड़ सकते हैं। तो 1860 में नील क्रांति, 1872 में कूका विद्रोह आदि ऐसे कई विद्रोह होते हैं और जनता प्रोटेस्ट करने लगती है कि अंग्रेज़ों से क्रांत हो जाती है। कई क्रांतिकारी दार्शनिक भी होते हैं जैसे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट आदि बहुत सारे क्रांतिकारी भी आ जाते हैं। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी उदय हो जाता है। तो भारत में 1890 के बाद का जो दौर था वो क्रांति का दौर हो जाता है, या यूँ कहें तो 1890 के बाद क्रांति का दौर शुरू हो गया था। बालक खुदीराम के जीवन में इन सब का बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगती है कि वे 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। सत्यसेन बोस जो कि एक क्रांतिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में वे अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करते हैं। वैसे वे अपने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनका पुरजोर विरोध करते थे। बाद में वह रेवोल्यूशन पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इनका क्रांतिकारी जीवन। दोस्तों, होता क्या है, उस समय सोशल साइट्स और इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं। तो जब भी किसी संगठन में कोई मीटिंग होती थी या किसी संगठन से नौजवानों को जोड़ने का काम किया जाता तो पर्चे बांटे जाते थे, और वो भी ये सब अंग्रेज़ों से छुप कर किया जाता था। तो रिवॉल्यूशन पार्टी की तरफ से जो लोगों को जोड़ने और संगठन में लोगों को भर्ती करने का काम और पर्चे बांटने का काम जो था वो करते थे खुदीराम बोस। दोस्तों, 28 फरवरी 1906 की बात है। बंगाल के एक क्रांतिकारी थे सत्येंद्र नाथ, उनके द्वारा लिखे गए सोनार बांग्ला के पर्चे जब बांटे जा रहे थे तो खुदीराम बोस जी जब ये सोनार बांग्ला के पर्चे बांट रहे थे तो उन पर एक अंग्रेजी सिपाही की नज़र पड़ जाती और वो उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन खुदीराम बोस जी उसको एक ज़ोरदार घूंसा लगाते हैं और वहाँ से अपने पर्चा उठाकर भाग जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेजी पुलिस की नज़र अब उन पर आ जाती है। घटना के बाद अब इन पे बहुत कड़ी नज़र रखी जाने लगती है कि कहीं ये कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन हर बार सबूत ना होने की वजह से वे छूट जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की योजना पर। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि किंग्सफोर्ड था कौन
और इसे मारने की क्यों योजना बनाई जाती है। तो दोस्तों बात 1905 की है, जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। उस समय बंगाल जो था वो फ्रांस जितना बड़ा था और उसकी आबादी भी फ्रांस से कहीं अधिक थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को बहुत दिक्कत होती थी शासन चलाने में। अब जो राज्य इतना बड़ा होगा, जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ अधिक आंदोलन भी होंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ़ हो रहे अत्याचारों। तो ये सब जो हो रहा था, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने चाल चली कि हम दो भागों में बंगाल का विभाजन कर देते हैं, जिससे हम अधिक क्या कहते हैं लाभ होगा उन्हें शासन चलाने में। और इस अवसर पर हिंदू और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की कोशिश की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फ़ायदा होगा। देखो, अंग्रेज़ों का तो एकमात्र उद्देश्य यही था कि फूट डालो और राज करो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देश के हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इसका पुरजोर विरोध किया। तो जब विभाजन का विरोध होता है, सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं, भारी विरोध होता है और तो इस वजह से भारतीयों को क्या कहते हैं अरेस्ट कर लिया जाता है। कई भारतीयों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, उन्हें सज़ा होती है। तो वहाँ जो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जी थे, वो उन भारतीयों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें बहुत ही क्रूर दंड देते हैं। अब होता क्या है, किंग्सफोर्ड को प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हें पदोन्नति दे दी जाती है और मुजफ्फरपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वहाँ मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर भेज दिया जाता है उन्हें। इसी वजह से ये क्रांतिकारियों के टारगेट पर आ जाते हैं और इन्हें मारने का प्लान किया जाता है। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में भी किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भारतीयों पर अत्याचार करेगा, अब भारतीय भी उसका पुरजोर बदला लेंगे, विरोध करेंगे। अब चुप बैठने वाले भारतीय हैं नहीं। और इस काम को करने के लिए जिन दो लोगों का नाम चुना जाता है, वो दो लोग होते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोनों लोगों को ट्रेन किया जाता है, भेष बदलना, लोगों से कैसे बात करना, वो ट्रेंड हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें बम दी जाती, पिस्तौल दी जाती है और वो लोग मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वे लोग मुजफ्फरपुर पहुंचकर किंग्सफोर्ड पर नज़र रखने लगते हैं। वो कब आता है, कब जाता है, उसके ऑफिस जाने का टाइम, बग्गी से कब जाता है, कब आता है, इस पर सब पे नज़र रखने लगते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है उसके बारे में। अब होता क्या है, इधर पुलिस को भी खुफिया विभाग से खबर मिलती है कि क्रांतिकारी की तरफ से कुछ बड़ा हमला होने की संभावना है। तो पुलिस भी अब अलर्ट पर होती है, तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है। 30 अप्रैल 1906 की रात ये दोनों किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने का इंतज़ार करने लगते हैं। प्लान ये था कि जैसे ही वह बग्गी से आएगा, बम उसकी बग्गी पर डाल देंगे, वो उड़ जाएगी, वो मर जाएगा। तो रात 8 बजे का समय होता है। खुदीराम अंधेरे में ही जो बग्गी आ रही होती है किंग्सफोर्ड की, उसको आते देख उस पर निशाना साधते हैं और बम फेंक देते हैं। हिंदुस्तान में इस पहले बम की आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई देती है और कुछ ही दिनों में यह आवाज़ इंग्लैंड और पूरे यूरोप में सुनी जाती है। इस घटना की खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा के रख दिया था। एक्चुअली होता क्या, उस समय बम बनाने की जो विधि होती थी वो शायद ही किसी को पता होती थी। तो इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ जाती है। उन्हें यह डर सताने लगता है कि अगर क्रांतिकारियों को बम बारूद बनाना आ गया तो वो दिन दूर नहीं कि हमें भारत से भागना पड़ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह थी कि उस रात जो बग्गी थी वो किंग्सफोर्ड की बग्गी नहीं थी, उन्हीं की बग्गी जैसी मिलती जुलती एक दूसरी बग्गी थी, जो कि मुजफ्फरपुर के बैरिस्टर थे मिस्टर कैनेडी। वो उनकी बग्गी थी जिनमें उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी, जो इस घटना में अपनी जान गंवा देती हैं। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं, दूर बैनी रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और दोनों लोग वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। जब प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर से हावड़ा के लिए निकलते हैं, एक्चुअली ऐसा होता है दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो समस्तीपुर से हावड़ा के लिए निकलते हैं तो प्रफुल्ल चाकी को पुलिस घेर लेती है और अपने को पुलिस से घिरा देख वे खुद को गोली मार लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे अगर जिंदा पकड़ लिया गया तो पुलिस टॉर्चर करेगी, मारेगी, पूछेगी कौन कौन है क्रांतिकारी, तो सब कुछ बाहर आ जाता।
इसलिए वे खुद को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं, जबकि खुदीराम बोस पकड़ लिए जाते हैं। तो जब इनकी गिरफ्तारी होती है, पूरे देश में खबर फैल जाती है कि इतना बड़ा काम करने वाला मात्र एक 18 साल का लड़का है। तो पूरा देश उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। सब देखना चाहते कि वह कौन ऐसा लड़का है जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और 57 के बाद 40 साल बाद भारत में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ बम फेंका गया है। तो पूरा देश हुजूम होकर उमड़ पड़ता है और ये बहुत बड़ी घटना होती है। तो अब खुदीराम बोस जी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो अब गिरफ़्तार किया है तो केस चलेगा, कई ट्रायल चलते हैं और एक के बाद एक ऐसा लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद खुदीराम बोस जी बच जाएंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो कि मात्र 18 वर्ष का अगर नौजवान अगर ऐसा कर रहा है, तो भारत तो हमेशा से युवा देश रहा है, तो घर घर से फिर खुदीराम बोस निकलेंगे। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि कुछ आखिरी शब्द या कुछ कहना चाहते हो तुम? तो खुदीराम बोस जी बोलते हैं, हाँ, मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। और ये सुनते ही जज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पत्रकार, आम जनता, सब कोई मौजूद था। कई क्रांतिकारी भी गुप्त रूप मतलब गुप्त वेश में वहाँ थे। तो वो चाहते थे कैसे भी ये जो विधि है वो पूरे देश में फैल जाए। लेकिन जज को उनका जो वो उनके दिमाग में चल रहा था वो सब समझ में आ जाता है और वो उसने मना कर देता है। 11 अगस्त 1908 का दिन, भगवत गीता हाथ में लेके खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इस घटना के बाद देश भर में क्रांति का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उनकी शहादत से पूरे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ती है। कहते हैं फांसी के बाद वे इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बंगाल में जो जुलाहे थे, जो बुनकर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक खास किस्म की धोती बनाने लगे थे जिनकी किनारी पर उनका नाम लिखा होता था, खुदीराम बोस। तो यह थी खुदीराम बोस जी की अनसंग स्टोरी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।